कंसेप्ट आपको समझा दिया था। मैं मोल कंसेप्ट बता चुका था, इक्विवेलेंट कंसेप्ट बता चुका था। मैंने यह बता दिया था कि मोल कंसेप्ट में स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन होना चाहिए, कंप्लीट और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। यदि कंप्लीट और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तब मोल कंसेप्ट कंफर्टेबली लगाया जा सकता है। मोल कंसेप्ट मतलब स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन में जिस रेशो में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उसी रेशो में रिएक्शन होती है, दैट इज मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट का मैंने एक ड्रॉबैक, एक डिसएडवांटेज बता दिया था कि एक तो कंप्लीट रिएक्शन चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, और दूसरी बात कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एनीवे, कंसेप्ट समझने में आसान होता है, अप्लाई करने में आसान होता है, सिखाने में सीखने में आसान होता है। यह मोल कंसेप्ट इस चैप्टर को करते समय हम फ्रीक्वेंटली जगह जगह पर अप्लाई करते रहेंगे। मोल कंसेप्ट के उस डिसएडवांटेज को देखते हुए वी हैव डिजाइन्ड अ सुपीरियर कंसेप्ट, वी कॉल इट इक्विवेलेंट कंसेप्ट। Now the beauty of equivalent concept is we never need complete reaction, we never need completely balanced reaction. It can be applied to unbalanced and incomplete reaction as well. कैलकुलेशन इसमें इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। अब क्या है इक्विवेलेंट कंसेप्ट? Same equivalent react with same equivalent and gives you the same equivalent. एक इक्विवेलेंट यदि रिएजेंट ए का रिएक्ट करता है तो एक इक्विवेलेंट रिएजेंट बी का भी रिएक्ट करेगा, एक इक्विवेलेंट रिएजेंट सी का मिलेगा और एक इक्विवेलेंट रिएजेंट डी का मिलेगा। हाँ, वी ऑलवेज इक्वेट द इक्विवेलेंट्स। और ये इक्विवेलेंट्स निकालने के कई सारे तरीके मैंने बता दिए थे। मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करवाया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ABCNV। इस तरह से मैंने इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करवाया था। 5 अलग अलग कंसेप्ट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। ABCNV denotes the 5 different concepts. This 5 different alphabets denote 5 different concepts. इक्विवेलेंट वेट समझाने के बाद में मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एज वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी एज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी मैंने डिफाइन कराया था, और नॉर्मेलिटी और ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बेसिस पर मैंने वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाले, या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाले, और इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम इक्वेट करेंगे। मैंने यह चीज समझाई थी। अब देखिए, खास इस चैप्टर में तो वह इक्विवेलेंट कंसेप्ट ही है। मोल कंसेप्ट जगह जगह पर लगाना, और जहां मोल कंसेप्ट नहीं लगा सके वहां इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना। यह बात समझना कि कब मोल कंसेप्ट लगाया जाना चाहिए, कब मोल कंसेप्ट सरल है, और कब इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया जाना चाहिए, कब इक्विवेलेंट कंसेप्ट सरल है। खास तो इस चैप्टर में मुझे आप सभी को मोल कंसेप्ट बताना है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट बताना है। कब मोल कंसेप्ट लगाया जाए, कब इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया जाए, कब मोल कंसेप्ट के द्वारा प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करा जा सकता है, और कब इक्विवेलेंट कंसेप्ट के द्वारा प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करा जा सकता है, यह चीज समझना है। यह तो इस चैप्टर का डायरेक्ट एडवांटेज है।
लेकिन इस डायरेक्ट एडवांटेज के अलावा इस चैप्टर के इनडायरेक्ट एडवांटेज ढेर सारे हैं और वह काफी ज्यादा है। यह मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखने के अलावा, जैसा मैंने बताया, मैं क्लास में ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक एक प्रॉब्लम में ऑन एन एवरेज 2 केमिकल रिएक्शन, 2 इनऑर्गेनिक रिएक्शन आप देखोगे। अब देखिए, यदि इनऑर्गेनिक रिएक्शन की मैं आपको लिस्ट दे दूं और यह कहूं कि अब इन इनऑर्गेनिक रिएक्शन को आप रटो, द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट। यदि मैं आपको 100, 150 या हर चैप्टर में 20, 25 इनऑर्गेनिक रिएक्शन देता जाऊं और जब बोलता जाऊं कि अब इनऑर्गेनिक रिएक्शन को याद करो, जब जरूरत पड़े तब इनको इस्तेमाल करना, तो बहुत मुश्किल काम है। आप उन रिएक्शन को याद नहीं रख पाओगे। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि ये चीज याद नहीं हो रही है, कैसे रटे, रटना आते नहीं है, और आपने 2-3 बार पढ़ भी ली तब भी आप एग्जाम में उनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। द मेजर प्रॉब्लम विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम जहां तक समझने वाली चीजें वहां तक तो समझ जाते हैं, लेकिन जब इनऑर्गेनिक रिएक्शन रटने वाली बात आ जाए तो हम रट नहीं पाते। इस चैप्टर का यही मेजर एडवांटेज है। एक बात ध्यान रखो, किसी केमिकल रिएक्शन पर यदि 1 या 2 या 4 प्रॉब्लम कर लिए जाएं तो वह केमिकल रिएक्शन फिर आपको रटने की जरूरत नहीं रहती है, वो आपको हमेशा के लिए अपने आप स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली याद रहती है। यदि एक केमिकल रिएक्शन पर 3-4 सवाल कर लिए जाए तो पहले वाले सवाल में आप देखोगे, दूसरी वाले सवाल में एक और बार आपको दिखेगी, तीसरी वाले सवाल में आप खुद सोचोगे, और चौथे वाले सवाल करते समय आपको पहले से ही पता होगी कि इसमें रिएक्शन हो रही है, हमको ये करना है। और इस चैप्टर का बस यही एडवांटेज है। ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली सारी रिएक्शन पर 2 या 3 सवाल आपको मिल जाएंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली ऑलमोस्ट सारी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आपको अलग से याद करने के बजाय इस पैकेज को, इस चैप्टर को करते समय वह अपने आप ही याद हो जाएंगी। दिस इज इनडायरेक्ट एडवांटेज। अब देखिए, जो मैं करा रहा हूं उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं क्लास में कुछ फिक्स नंबर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, सारे प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, मैं खुद छांटूंगा जिन्हें मुझे क्लास में कराना है, और वो फिक्स नंबर्ड प्रॉब्लम में क्लास में कराऊंगा। हर प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा। उस 5 मिनट के दौरान सबसे पहली बात, क्लास में बिल्कुल भी ज्यादा बातचीत, हल्ला चोट, व्यर्थ की बातचीत नहीं होना चाहिए। यदि मैंने क्लास में व्यर्थ की बातचीत करते हुए देखा, मैं फ्लो इंचार्ज को, हॉल कीपर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि वो आपको सीधा बाहर कर दे। व्यर्थ की बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपके एफर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉब्लम को करने के पहले मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा। उस 5 मिनट का जब समय आपको मिल रहा है ना, यह एक्सपेक्टेड कि उस प्रॉब्लम को आप थॉरोली पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझ लें। यदि आप स्वयं सोचकर कर सकते हो, सेल्फ से कर सकते हो, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप सेल्फ से कर सकते हो तो कर डालो। अपनी कोशिश 5 मिनट के अंदर में आप लगाओ। 5 मिनट आपको समय देने के बाद फिर मैं बोलना चालू करूंगा। जब मैं बोलना चालू करूंगा तब आपको बातचीत बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अपने एफर्ट्स जो लगा रहे हो उसको रोक देना चाहिए। फिर सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना चाहिए। 5 मिनट तक मैं बोलता रहूंगा। उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ा जाए, किस तरह से प्रॉब्लम को ग्रैस्प करा जाए, किस तरह से प्रॉब्लम की फिलॉसफी समझी जाए, प्रॉब्लम की फिलॉसफी समझने के बाद किस तरह से इक्वेशन बनाई जाए, और इक्वेशन बनाने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को छोड़ दूंगा। फिर एक और बार आपको 5 मिनट दूंगा।
उस 5 मिनट के दौरान आप उस प्रॉब्लम की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, आंसर चेक करो और अगला सवाल पढ़ना चालू कर दो। इस तरह से ऑन एन एवरेज हर प्रॉब्लम में 12 से 15 मिनट दूंगा, हर प्रॉब्लम में 12 से 15 मिनट दूंगा। हर घंटे में 4 से 5 सवाल करूंगा। एक दिन में मैं कुल मिला के 8 से 10 सवाल करूंगा। 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन तक यही काम करता रहूंगा। कुल मिला के 35-40 सवाल क्लास में कराने के बाद तीसरे दिन तक आप ऑटोनॉमस हो जाओगे, सेल्फ से करने लायक हो जाओगे और आप मेरा वेट करने के बजाय स्वयं से प्रॉब्लम्स को करने लगोगे। चैप्टर को करते समय एक तो प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका, प्रॉब्लम को ग्रैस्प करने का तरीका वह सीखना है। दूसरा, प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने वाली रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उन पर ध्यान देना है। उनको रटने की कोशिश नहीं करना है, उनको मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करना है। रटने की और मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो चैप्टर टफ लगने लगेगा। आप तो सिर्फ उनको करो, कर डालो और एक बार देख लो ऐसी रिएक्शन ही अपने आप वह रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। एक रिएक्शन जब 3-4 बार अलग अलग प्रॉब्लम में आ जाएगी तो चौथी बार अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि चीज हमको आ चुकी है। अब हमको मतलब दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है। यदि यह प्रॉब्लम रिएक्शन की कहीं जरूरत पड़े तो हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम में रिएक्शन आए तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर को करते समय कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करना है। हमें लगाना मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट है और उस मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट को लगाने के दौरान जितने एडिशनल कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, यदि मैं एक लिस्ट दे दूं डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स एंड देयर कंटेंट और मैं कहूं कि ये सभी ओर्स के नाम और इसके कंटेंट्स और इसके फॉर्मूले आप याद करो, नो इट्स अ वेरी टफ टास्क। कि ढेर सारी ओर हैं, उनमें एलिमेंट्स हैं, उनके सिंपल फॉर्मूला हैं और उनमें कंटेंट है, वो याद नहीं होते। कुछ याद होंगे, कुछ भूल जाओगे, जब एग्जाम में आएगा तो याद नहीं आएगा। बेहतर तरीका इस चैप्टर के द्वारा है। इस चैप्टर में कई तरह की ओर्स आप देखोगे और उन ओर के मेजर कंपोनेंट और उनके कंपोनेंट के परसेंटेज कैलकुलेशन आएंगे, तो जब प्रॉब्लम करोगे तो वह चीज ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगी। So it's an indirect method of learning inorganic also. आप यह मान के चलो कि मेरे अगले 4-5 लेक्चर्स में आप रिडॉक्स टाइट्रेशन का मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट तो पढ़ ही रहे हो, साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। घर पे अलग से जाके करने की जरूरत नहीं रहती है, अलग से रटने की जरूरत नहीं रहती है। अब देखिए, चैप्टर में कुल मिला के कुछ 160 सवाल है। देख लेना कितने सवाल है चैप्टर में। जितने भी सवाल है मैं कुल मिला के 35-40 सवाल कराऊंगा। 35-40 सवाल कराने के दौरान मेरा पूरी तरह टारगेट है इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना सिखाना। जो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, फिक्स नंबर प्रॉब्लम कराऊंगा और कुछ डिफरेंट जो सचमुच में थोड़े टफ हैं ऐसे सवाल मैं कराऊंगा। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस से प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम नंबर 5th, 6th, 8th, 10th। देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को ध्यान से हम पढ़ते हैं और एक ट्री बनाते हैं। जो भी कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं, हमेशा पढ़ते समय प्रॉब्लम को कभी भी नॉवेल के माफिक मत पढ़ो। पढ़ते समय
आपके सामने कॉपी होना चाहिए और आपके हाथ में पेन होना चाहिए, और जो भी कुछ पढ़ रहे हो आप उसको अपने नोटेशन में लिखते जाओ। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ने के, ग्रैस्प करने के बाद उसे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। 0.015 मोल, 0.015 मोल ऑफ K2Cr2O7 oxidize 2.18 gram mixture of XO and X2O3 into XO4 negative in acidic medium. If 0.0187 moles of XO4 negative is formed, calculate atomic weight of X. इस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ते हुए जो भी कुछ हमने पढ़ा वह लिख दिया। हमने क्या क्या पढ़ा? 0.015 मोल K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में इतने ग्राम XO और X2O3 से रिएक्ट करके या उन्हें ऑक्सीडाइज करके XO4 नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और वहां पर 0.0187 मोल XO4 नेगेटिव बनता है। इस बेसिस पर हमें बताना है कि एटॉमिक वेट ऑफ X क्या है। अब देखिए प्रॉब्लम इस तरह से ग्रैस्प करने के बाद अब हम प्रॉब्लम फिलॉसफी समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड रिएक्शन? XO is oxidized by K2Cr2O7. K2Cr2O7 is an oxidizing agent. It's a strong oxidizing agent and it oxidizes in acidic medium. अब इस ऑक्सीडेशन के दौरान मैंने K2Cr2O7 का बिहेवियर आपको थ्योरी समझाते समय बताया है कि यह K2Cr2O7 हमेशा रिड्यूस होकर Cr3+ देता है, और प्रॉब्लम में आपको दे दिया गया है कि यह जो XO है यह ऑक्सीडाइज होकर कहां तक जा रहा है? XO4 नेगेटिव तक। अब XO को ऑक्सीडाइज करता है और साथ में X2O3 को भी ऑक्सीडाइज करता है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और Cr3+ और XO4 नेगेटिव इधर मिलता है। नाउ दिस इज द बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। यह दो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व। इधर X कोई सा भी एलिमेंट है। अब उन्होंने पूछा है एटॉमिक वेट क्या है। नाउ सबसे पहले हमको कुछ वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत है। जब वेरिएबल आप डिफाइन करें तो उन वेरिएबल को बहुत सोच समझकर सुटेबल तरीके से डिफाइन करना होगा कि हम क्या वेरिएबल डिफाइन करें। हमें XO के लेटर से X मोल डिफाइन कर देते हैं और X2O3 के Y मोल डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले XO के X मोल डिफाइन कर देते हैं, X2O3 के Y मोल्स डिफाइन कर देते हैं। अब बाय मोल कंसेप्ट, सबसे पहले मैं मोल कंसेप्ट लगाता हूं। मैं कहता हूं XO का एक मोल XO4 नेगेटिव का एक मोल देगा। मोल कंसेप्ट से आप इस बात को कह सकते हो कि XO का एक मोल हमेशा XO4 नेगेटिव का एक मोल देगा। तो यदि हमने X मोल XO लिए हैं तो X मोल ही हमें XO4 नेगेटिव के मिलने चाहिए। XO4 नेगेटिव के X मोल मिलने चाहिए। इसी तरह से X2O3 का एक मोल 2 मोल XO4 नेगेटिव के देगा। मोल कंसेप्ट से आप यह चीज सोच सकते हो कि X2O3 का एक मोल 2 मोल XO4 नेगेटिव के देगा निश्चित, क्योंकि इसमें 2 X है और 2
मोल्स XO4 नेगेटिव के मिल जाने चाहिए। इसके हमने Y मोल एज्यूम करें तो Y मोल X2O3 would give 2Y moles of XO4 नेगेटिव। मोल कंसेप्ट से हम कहेंगे X मोल XO4 नेगेटिव के पहली रिएक्शन से आ जाएंगे, 2Y मोल XO4 नेगेटिव के दूसरी रिएक्शन से आ जाएंगे। कुल मिला के इतने मोल XO4 नेगेटिव के मिलने चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू 0.0187। XO4 नेगेटिव के इतने मोल्स मिल रहे हैं। एक इक्वेशन बना ली। यह जो इक्वेशन बनाई है हमने पूरी तरह से मोल कंसेप्ट के द्वारा बनाई है। अब दूसरी इक्वेशन, कितना XO कितने K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है। यदि मोल कंसेप्ट से सोचने जाएंगे तो मुश्किल है। रिएक्शन को पहले कंप्लीट करना पड़ेगी, फिर बैलेंस करना पड़ेगी, फिर हम मोल कंसेप्ट लगा पाएंगे। इफ यू वांट टू रिलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ XO रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7, तो फिर मोल कंसेप्ट यदि लगाने जाए तो बैलेंस करना पड़ेगा। इन दोनों को रिलेट करने के लिए मोल कंसेप्ट के बजाय अब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने का डिसाइड करते हैं। कैसे, जरा समझो। हम सबसे पहले देख ले कि रिएक्शन के दौरान XO का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है। XO जो +2 पर है, XO4 नेगेटिव पर जाते समय +7 पर चला गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट XO के लिए C फैक्टर जो होगा वह 5 कहा जा सकता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। ABCNV फैक्टर में इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फैक्टर डिफाइन करा जा सकता है जो कि 5 है, क्योंकि +2 वाला X जो कि +2 पर था यह +7 वाले X पर चला गया, इसलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5। X2O3 में X किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +3। X2O3 में X +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और यह XO4 नेगेटिव में +7 पर चला गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, लेकिन हम इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर X2O3 है, 2 X है। एक X 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दोनों X मिलके 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 8। X2O3 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फंडा इस्तेमाल कर देगा। अब हम कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, X मोल XO के कितने इक्विवेलेंट होंगे XO के। मैंने बता चुका हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ABCNV फैक्टर। यदि X मोल XO के हैं तो वहां 5X इक्विवेलेंट XO के होने चाहिए। 5X इक्विवेलेंट XO के होने चाहिए। X2O3 के कितने मोल्स हैं, Y मोल्स, तो कितने इक्विवेलेंट X2O3 के होने चाहिए, 8Y इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 8। इतने मोल्स इतने इक्विवेलेंट XO के, इतने इक्विवेलेंट X2O3 के। नाउ what is XO? It's a reducing agent. What is X2O3? It's a reducing agent. Both of them are reducing agent. Both of them are reducing K2Cr2O7. How many total equivalent of reducing agent we have? The total equivalent of reducing agent is this. 5X is the equivalent of reducing agent XO. 8Y is the equivalent of reducing agent X2O3. These are the total equivalent of reducing agent. Now the equivalent concept says that the same must be the total equivalent of oxidizing agent. Equivalent concept says
इतने ही इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी होने चाहिए। कितने इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, K2Cr2O7 के मोल से 0.015 इक्विवेलेंट हो जाएगा इनटू इट्स ABCNV फैक्टर। K2Cr2O7 के लिए ABCNV फैक्टर हमने कई बार निकाल रखा है, +6 से +3 पर जा रहा है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो ABCNV फैक्टर है 6। This is equivalent of reducing agent, this is equivalent of oxidizing agent. Equivalent concept says equivalent of reducing agent must be equal to equivalent of oxidizing agent. पहली इक्वेशन लिखते समय हमने मोल कंसेप्ट लगाया, सब बहुत इजीली लग गया। दूसरी इक्वेशन हम मोल कंसेप्ट से यदि लिखने जाते तो बहुत मुश्किल होता, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ती, दोनों के कोएफिशिएंट देखना पड़ते, फिर देखते कि XO कितने मोल K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है, H2O3 कितने मोल K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है, फिर दोनों को ऐड करते हैं, फिर K2Cr2O7 के मोल से इक्वेट करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हमने दूसरी इक्वेशन आसानी से लिख ली। 2 इक्वेशन 2 अननोन कैन बी इजिली सॉल्व फॉर X एंड Y। नाउ अभी आंसर नहीं आया, उनने मोल्स ऑफ XO या मोल्स ऑफ H2O3 नहीं पूछा था, उनने कुछ और चीज पूछ रखी है। उनने पूछा है व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ X, तो एटॉमिक वेट ऑफ X निकालना कोई कठिन बात नहीं रह गई है, क्योंकि उनने वेट ऑफ सैंपल दे रखा है। अब हम कहते हैं व्हाट एटॉमिक वेट, मान लीजिए X का A है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? A + 16, this is the molecular weight. Now the X is the moles of XO, X is the moles of XO, X moles of XO जो कि हमने निकाल भी लिया। moles of XO into molecular weight, this is the grams of XO. Similarly moles of H2O3, मोल्स ऑफ H2O3, Y मोल्स दिए, इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2A + 48, दिस इज द ग्राम्स ऑफ H2O3। ग्राम्स ऑफ XO प्लस ग्राम्स ऑफ H2O3, दिस इज द टोटल वेट ऑफ द सैंपल, एंड दैट टोटल वेट इज गिवन टू यू 2.18। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X निकाल लें, Y निकाल लें। X और Y निकालने के बाद इसके द्वारा आप A निकाल लें, एंड दैट वुड बी द आंसर। सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, एंड देन प्रोसीड विथ 5th प्रॉब्लम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालें, आंसर आ जाने के बाद 5th प्रॉब्लम करना चालू करें। यूसेज ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड राइट नाउ इन माई क्लास। मेरी क्लास में इस समय आप कैलकुलेटर यदि हो तो इस्तेमाल कर सकते हो।